हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर हमारी ई बुक्स आपको मिलेंगी। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 38 पैरेलल अलग करती है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों वो थी सुचेता कृपलानी। ये भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हुई सरोजिनी नायडू जी, जो कि भारत के भी किसी भी राज्य में सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई गई? दोस्तों अभी हाल ही में 8 फरवरी को मनाई गई हमारे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई गई है 8 फरवरी को। ये दोस्तों भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उपराष्ट्रपति रहे दूसरे, भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे और ये बिहार के चौथे राज्यपाल थे। चलिए सीरियल वाइज जानते हैं। सबसे पहले ये बिहार के राज्यपाल बने। बिहार के राज्यपाल दोस्तों ये 1957 से 1962 तक रहे। फिर 1962 में इनको बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। 1962 से 1967 तक ये रहे वाइस प्रेसिडेंट और फिर 1967 से 1967 से लेकर के 1969 तक 1969 तक ये भारत के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहे। तीसरे राष्ट्रपति बने भारत के। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनको 1963 में 1963 में दोस्तों मिला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका था। ओके, ये जामिया मिलिया इस्लामिया आप लोग सुने होंगे, उसके को फाउंडर्स में से एक थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के। क्लियर? तो अभी हाल ही में 8 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई है। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा दोस्तों ये कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इनकी जयंती को किसी एक खास दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया जाए। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन किया है। 10 फरवरी को इन्होंने उद्घाटन किया है। ये 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा ये समिट। ठीक है, यानी 3 दिवसीय ये समिट होगा 10, 11, 12 नई दिल्ली में। अब देखिए इस सम्मेलन की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इस समिट में दोस्तों एनर्जी, इंडस्ट्रियल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, इकोनॉमी, क्लीननेस ऑफ ओशियंस यानी महासागरों की सफाई, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IEA ने द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जारी किया है। इसके अनुसार कौन सा देश अगले 20 वर्षों में ऊर्जा मांग में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करेगा? तो दोस्तों IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 20 सालों में ऊर्जा मांग में सबसे बड़ी वृद्धि अनुभव करने वाला है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वृद्धि की मांग में अनुभव करेगा, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी की डिमांड कहाँ पर होगी? इंडिया में अगले 20 वर्षों में। क्यों होगी? इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस के चलते अगले 20 वर्षों में ऐसी संभावना दर्ज की है। तो IEA ने यानी कि द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, रिपोर्ट जारीकर्ता का भी नाम याद रखिएगा। आजकल के NTPC के एग्जाम में दोस्तों यही पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट या ये सूचकांक या ये रैंकिंग जारी कौन करता है। ठीक है, जारीकर्ता का नाम पूछा जा रहा है। तो IEA जारी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। IEA का जो हेडक्वार्टर है ये है पेरिस में, फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फातिह बिरोल। कौन है? फातिह बिरोल हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये 30 देशों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है।
हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम की खरीद के लिए किससे समझौता किया? तो अभी हाल ही में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों BEL के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम की खरीद के लिए। ये मॉडर्न रेडियो सिस्टम दोस्तों 1000 करोड़ में खरीदेगा रक्षा मंत्रालय, किससे? BEL से। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों SDR टेक नाम का सिस्टम खरीदा जाएगा। ये एक मॉडर्न रेडियो सिस्टम होगा। SDR टेक का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल। क्या? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल। तो ये सिस्टम खरीदेगा। ये सिस्टम का कहाँ यूज होगा? तो इस सिस्टम का यूज होगा दोस्तों शिप से शिप के बीच में कम्युनिकेशन करने में, शिप से किनारे जो होते हैं, तट जो होते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन करने में, या फिर शिप से यानी जो जहाज़ें होती हैं उससे अगर एयर में कोई कम्युनिकेशन करना है, हवाई जहाज़ों के बीच में या फाइटर प्लेन्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें ये रेडियो सिस्टम काम आएगा। अब देखिए, ये अलग से रेडियो सिस्टम क्यों डेवलप किए जाते हैं, क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? जिससे दोस्तों कोई दुश्मन जो हो या फिर कोई हैकर जो हो वो हमारी वॉइस को, जो सेना के कम्युनिकेशंस होते हैं उनको इंटरसेप्ट ना कर पाए, बीच में डिस्टर्ब ना कर पाए या फिर उसको ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग प्रकार का रेडियो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, एक और बड़ा कारण है, होता क्या है कि जब जो जहाज़ें होती हैं पानी की, अगर वो समुद्र में पहुंच गई, काफ़ी अंदर तक पहुंच गई, तो ऐसा तो है नहीं कि समुद्र के किनारे जियो का टावर लगा दिए तो वहां तक नेटवर्क पकड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडियो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। चलिए BEL के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में हुई। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MV गौतम। कौन है? MV गौतम जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? ये अवार्ड दिया गया दोस्तों एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। ये अवार्ड दोस्तों इसलिए दिया गया है इसे क्योंकि इसने अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना महामारी फैली हुई थी, उस कोरोना महामारी के दौरान भी इसने अपनी कस्टमर को ज़्यादा वरीयता दी, प्राथमिकता दी और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। तो इस वजह से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है, वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। ओके, कुछ और भी एयरपोर्ट के नाम आपको दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर है बता दीजिए जल्दी जल्दी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है बाबतपुर वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 14वां संस्करण आयोजित हुआ। इसका आयोजन ढाका में किया गया, बांग्लादेश की राजधानी में। 7 दिनों तक ये आयोजित हुआ। 12 अवार्ड दिए गए इसमें। आयोजक था बांग्लादेश का चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है, यानी इंटरनेशनल लेवल का एक फिल्म फेस्टिवल है और ये चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है। इसमें 37 देशों की 179 फिल्में दिखाई गई और इसमें इंडिया की भी फिल्में दिखाई गई थी। ये फिल्म महोत्सव अब समाप्त हो चुका है। इसके तहत मैंने जैसे कि आपको बताया 12 अवार्ड दिए गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो ये है कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म को जीता। तो इस अवार्ड को जीता है जैकी और उपजैन नाम की मूवी ने। किसने? जैकी और उपजैन नाम की फिल्म ने, याद रखिएगा। और वहीं यंग टैलेंट अवार्ड जीता है माटी नाम की फिल्म ने। माटी फिल्म जो है ये बांग्लादेश की ही है। दोनों अवार्ड आपको याद रखना है। बांग्लादेश के बारे में जानिए। देखिए, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, अब्दुल हमीद यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ढाका यहाँ की राजधानी, बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी, जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम, राजभाषा बांग्ला, सबसे बड़ा नगर है ढाका। अच्छा, अभी आपको याद होगा, अभी परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने कई भारतीयों को स्वतंत्रता सेनानी मित्रता पुरस्कार भी दिया है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, स्वतंत्रता सेनानी मित्रता पुरस्कार किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के कौन से वन्य जीव अभयारण्य को मंजूरी दी? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के 5वें वन्यजीव अभयारण्य को या कहें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है, बाघ अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। ये तमिलनाडु के मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य और श्री विल्लीपुथूर ग्रिजल्ट गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य, ये नाम थोड़ा टिपिकल है, मैं लिख दे रहा हूँ, इन दोनों के अंतर्गत आता है। और ये 1.48 लाख हेक्टेयर की ज़मीन पर फैला हुआ है। ठीक है, 1.48
लाख हेक्टेयर की ज़मीन पर, भूमि पर ये फैला हुआ है। तो इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राज्य सरकार जो है तमिलनाडु की, इसने केंद्र से मंजूरी मांगी थी और वो मंजूरी अब मिल चुकी है केंद्र की। ठीक है, जो दोस्तों नेशनल टाइगर रिजर्व हुआ या फिर नेशनल पार्क हुआ, ये सब की घोषणा केंद्र द्वारा ही की जाती है। ये अधिकार केंद्र के ही पास होता है। ठीक है, तो अभी इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने की डिमांड क्यों पड़ी, मांग क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों इसमें 2017 से 18 के बीच में 14 टाइगर देखे गए थे। 14 टाइगर देखे गए थे, इस वजह से ये टाइगर रिजर्व घोषित करने की डिमांड उठी। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और श्री विल्लीपुथूर गिलजर्ट गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच में है। तो अभी फिलहाल के लिए इसका नाम भी ऐसे ही रख दिया गया है, मेघमलाई श्री विल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व। आने वाले दिनों में हो सकता है नाम चेंज किया जाए। ओके, तो अब तमिलनाडु में हो गए हैं टोटल 5 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, नोट डाउन कर सको तो कर लो। सबसे पहला है कालाकड मुंडा थुरई टाइगर रिजर्व, दूसरा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुडुमलाई या मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, चौथा है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व और अब पांचवा बन गया है, पांचवा घोषित कर दिया गया है मेघमलाई श्री विल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व। क्लियर? तो तमिलनाडु के ये 5 टाइगर रिजर्व हुए। तमिलनाडु देखिए मैप में ये रहा, भारत में सबसे दक्षिण में है। चेन्नई इसकी राजधानी है। ई के पलानीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये देखिए मुदुमलाई अभ्यारण्य मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर। तो 4 और हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर ही लिए हैं। मद्रास हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बनाए गए हैं संजीव बनर्जी। कौन? संजीव बनर्जी को बनाया गया है नया चीफ जस्टिस। याद रखिएगा, ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तमिलनाडु दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरला से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने वर्ष 2021 से 2023 तक के लिए किस कंपनी को अपना ग्लोबल पार्टनर घोषित किया? तो दोस्तों आईसीसी ने बायजूस को अपना ग्लोबल पार्टनर घोषित किया है 2021 से 2023 तक के लिए, यानी आने वाले 3 वर्षों के लिए, 2021, 2022 और 2023 तक के लिए। ठीक है, आईसीसी ने इसे घोषित किया अपना ऑफिशियल पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि आईसीसी का आने वाला जो भी टूर्नामेंट होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसमें बायजूस भी शामिल रहेगा। इसमें दोस्तों इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, न्यूजीलैंड में विमेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है, ये सभी में बायजूस इसका पार्टनर रहेगा। क्लियर? चलिए, बायजूस आया है, पहले बायजूस के बारे में जानते हैं। बायजूस की स्थापना दोस्तों 2010 में हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और रविंद्रन बायजूस हैं इसके चेयरमैन या फाउंडर। ठीक है, दोनों हैं। आईसीसी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ग्रेग बारकले, इनका नाम याद रखिएगा, ग्रेग बारकले जो हैं ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके सीईओ हैं दोस्तों मनु साहनी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला? तो दोस्तों ऋषभ पंत को जनवरी 2021 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। आईसीसी ने अब से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देना शुरू कर दिया है, एक मंथली अवार्ड की शुरुआत की है। अब से प्रत्येक महीने एक खिलाड़ी को, जो उस महीने के जो भी टूर्नामेंट हुए रहेंगे विश्व भर में आईसीसी के द्वारा, उसमें जो बेहतर प्रदर्शन किया होगा उसमें ये चुनेगा बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा। तो आईसीसी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ पहली बार पहले संस्करण में ऋषभ पंत को मिला है। खुशी की बात है ये कि एक इंडियंस को मिला है। ठीक है, जनवरी 2021 के लिए, जनवरी से ही ये शुरुआत किया गया है, तो जनवरी के लिए मिला ऋषभ पंत को। अब फरवरी मंथ में परफॉर्मेंस को देखते हुए आईसीसी घोषणा करेगा। ठीक है, आईसीसी के बारे में तो आप लोग जान ही लिए हैं। ऋषभ पंत जो है ये वर्तमान में जो टेस्ट टीम है इसमें ये विकेट कीपर हैं और ये बैट्समैन हैं इंडियन टीम के। अगला देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर ने तीसरी बार एलन बार्डर मेडल जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्टीव स्मिथ ने तीसरी बार एलन बार्डर मेडल जीता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स 2021 की घोषणा हुई है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में दोस्तों पुरुष क्रिकेटर में सबसे बड़ा अवार्ड होता है एलन बार्डर मेडल। तो स्टीव स्मिथ ने अपने कैरियर में तीसरी बार जीता है। ठीक है, और महिलाओं में जो होता है सबसे बड़ा अवार्ड वो होता है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। तो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड मिला है बेथ मूनी को। किसे? बेथ मूनी को। ये महिला क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया की ही। ठीक है, अब ये दोनों तो बड़े अवार्ड हो गए, और भी अवार्ड दिए जाते हैं जैसे वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। तो वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता स्टीव स्मिथ ने, और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता पैट कमिंस ने। किसने? पैट कमिंस ने। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता एस्टन एगर ने।
किसने? एस्टन एगर ने। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा हुई है केवल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के लिए। क्लियर है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजीव कपूर का निधन हो गया। इन्हें किस फिल्म से डेब्यू किया था इन्होंने? तो इन्होंने दोस्तों एक जान है हम नाम की फिल्म से डेब्यू किया था। ये फिल्म आई थी 1983 में। हालांकि इनको पहचान मिली राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म से, जो कि आई थी 1985 में। इनके पिताजी ने ही इसको डायरेक्ट किया था। तो राजीव कपूर जी का निधन हो गया है 58 ईयर की उम्र में, 58 वर्ष की उम्र में। ये एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। कई फिल्मों में ये काम किए हैं, राम तेरी गंगा मैली, आसमां, लवर बॉय, हम तो चले परदेस, और भी कई फिल्मों में ये शामिल थे। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है क्योंकि चर्चित टॉपिक है, वैसे पूछा जाना है नहीं। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के लिए किस नाम से भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया है? अगला है, दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसे चाइना ने डेवलप किया है? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। तो आप लोग कोशिश करिएगा डिटेल में लिखने की। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जा करके MZT एजुकेशन सर्च करना। उसमें 22,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल मिलेंगे आपको। उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको वन लाइनर के रूप में भी करंट अफेयर का मटेरियल भेजा जाता है, और भी बहुत सारी भेजी जाती हैं चीज़ें। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देख लिया अब आप, तो जाइए इसकी क्विज सॉल्व कर लीजिए MZT ऐप पर। वहीं पर हमारी ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, तो ई बुक वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।